हाय मैन। वेलकम टू सीपी क्लासेस। आई एम अंकित कुशल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बीपीएससी में इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी लाइफ की जर्नी क्या रही इस एग्जाम के लिए, और आपने किस तरह से बीपीएससी को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच अंकित एंड थैंक यू फॉर योर इंकरेजिंग वर्ड्स। पहले इस जर्नी से स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। तो मेरा नाम मयंक प्रकाश। मैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई बिहार पूर्णिया से ही हुई है, डीएवी पब्लिक स्कूल पूर्णिया से हुई है। उसके बाद मैंने 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैंगलोर से किया है। और उसके बाद से मैं 2015 ऑनवर्ड्स मैं अभी फिलहाल पिछले 7 साल से एक एमएनसी में एज एन सीनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो ये रही मेरी जर्नी। और रिगार्डिंग बीपीएससी, मेरा ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ, ये बेसिकली लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ 2020 में, जब हमें थोड़ा मौका मिला घर जाने का। तो क्योंकि हम बैंगलोर में रह चुके थे इतने दिन से, तो कॉर्पोरेट लाइफ और वो सब भी चल रहा था। बट जब वापस घर जाने का मौका मिला, तो एक बार आसपास की चीजों और लोगों से मिलने जुलने और समझने का मौका मिला। तो मुझे याद है कि ये एग्जाम प्रीलिम्स का 2020 मैंने दिया था। 25 और 26 दिसंबर को हुआ था ये, मे बी 27 दिसंबर 2020 को। तो उससे 3-4 महीने पहले मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की कि कैसे क्या एग्जाम है या इसका पैटर्न क्या है। तो क्योंकि मैं उस समय नेटिव में था, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे या फिर जो इस एग्जाम में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनका मैंने थोड़ा हेल्प लिया। और चूंकि मुझे कोई आइडिया था नहीं, तो मैं बेसिक बुक्स और ये सब के थोड़े बहुत जो सोर्सेज अवेलेबल है उनका उनका यूज किया। और उस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप कह सकते हैं कि एक लॉकडाउन और वो वापस घर जाने का जो एक पीरियड होता है, वो एक कैटलिस्ट का काम किया मेरे इस प्रिपरेशन। तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, कौन सी बुक्स को आपने प्रेफर किया, और ऑनलाइन सोर्सेज जो भी आपने ऑनलाइन सोर्सेज प्रेफर किए वो भी आप बता सकते हैं। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में बेसिकली क्या होता है, ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि जी। 140 मार्क्स के आपके सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इवन साइंस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहते हैं, और 10 मार्क्स का मैथ्स रहता है। तो मैंने इसको सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन किया। तो जब आप इसका वेटेज देखेंगे, तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे मैक्सिमम वेटेज रहता है। तो हिस्ट्री के लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं, मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज पढ़ी मैंने। ओल्ड एनसीईआरटीज का मैंने ज्यादा उपयोग किया एंशियंट और मिडिवल के लिए। इवन तमिलनाडु एनसीईआरटी बुक्स का मैंने थोड़ा रेफर किया। और स्टेट पीसीएस के लिए क्या होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको एनालाइज करना और उनको बार बार देखना जरूरी होता है। तो इसके लिए एक घटना चक्र की किताब आती है, तो उसको जी। मैंने थोड़ा रेफर किया था, क्योंकि वो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में रहते हैं, तो उनको मैंने रेफर किया था। और ये हो गया मेरा हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हम यूजुअली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक सा रहता है। और जो कुछ चीजें हैं वो आपको पता होंगी कि उनका कुछ की थीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स, इवन स्पोर्ट्स ट्रॉफीज, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स। अवार्ड इंडिया ने जीता, तो इस तरह की चीजें, कॉन्फ्रेंसेस, अपॉइंटमेंट्स। तो ये सारी चीजों को आपको, क्योंकि कहीं पे कंसल्टेंट मिलता नहीं है, तो कुछ मंथली मैगजीन्स आती हैं, तो उनको मैंने रेफर किया था। फॉर एग्जांपल, एक एडुटीरिया की मैगजीन आती है, स्पीडी की मैगजीन आती है, तो इनको मैंने रेफर किया था। बट ये बहुत लास्ट मोमेंट, मतलब एग्जाम से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले मैंने खरीद करके सिर्फ इन्हें कुछ कुछ जो इनके की टॉपिक्स कंसोलिडेटेड रहते हैं उनको देखा था। बाकी मेरे करंट अफेयर्स की तैयारी न्यूज़पेपर से होती थी। मैं एक्चुअली न्यूज़पेपर, मुझे लगता है मैं पिछले 8-10 सालों से लगातार पढ़ रहा हूँ। मतलब मैं जब से, मतलब प्रिपरेशन में भी नहीं था, तो मेरी ये हॉबी थी, घर पे भी सब पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ता था। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़ देखना, ये मेरी हॉबी थी। तो ये मुझे लगता है कि कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं कुछ चीजें, तो उनका एडवांटेज मिला। और न्यूज़पेपर मैं अभी भी पढ़ता हूँ, तो वो आपका बेसिक सोर्स हो जाता है। बट उसका मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाता था। आप बस एक रीडिंग ले, आप चीजों को समझे कि हो क्या रही है। बाकी जो मंथली मैगजीन आते हैं, आप उनसे अपना रिवीजन कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर कौन करंट सा है अफेयर्स, मैं। न्यूज़पेपर में
क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं जब बिहार में था तो वहाँ पे लोकल अखबार ही पढ़ता था, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया या फिर हिंदुस्तान हो गए। लेकिन जब मैं बैंगलोर वापस आया तो मैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। तो जो बैंगलोर आने के बाद मेरी प्रिपरेशन थोड़ी यहाँ पे अलग तरीके हो गई, बट जब मैं घर पे था तो वहाँ पे द हिंदू क्या होता है, एक दिन बाद आता है, तो आपको उस दिन का लेटेस्ट मिलता नहीं था, तो मैं वहाँ पे लोकल अखबार पढ़ता था। बाकी अभी मैंने फिलहाल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के एप्स मैंने रखे हुए हैं, और मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में पढ़ता हुआ जाता राइट राइट। तो हूँ। आप और नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, और आपने प्रैक्टिस के लिए घटना चक्कर को प्रेफर किया। एक साइंस आता है, साइंस में जनरल साइंस की वेटेज ज्यादा रहती है। जैसे जो डेली साइंस होती है हमारी, जी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, बहुत ही 9th 10th एनसीईआरटी के बेसिक जी। क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको आपने किस तरह से मतलब उसकी नॉलेज को ग्रैब किया, और वो क्वेश्चंस को मतलब किस तरह से आपने अच्छा किया? मतलब जैसे आपका इंजीनियर आ, बैकग्राउंड है तो ऑलमोस्ट आपका साइंस अच्छा होगा, बट फिर भी एक जी बेसिक साइंस। हाँ, तो साइंस टेक्नोलॉजी में जैसा आपने कहा, तो मेरे बैकग्राउंड के कारण मुझे ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ा, बट मैंने बेसिक रीडिंग ल्यूसेंट के बुक से किया था। तो ल्यूसेंट की एक बुक आती है जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है कंटेंट, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तो आप उनसे एक बार बेसिक रीडिंग कर लें, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है 9th 10th की बेसिक चीजें वो भूल जाते हैं। इवन केमिकल रिएक्शन जो एग्जैक्टली। छोटे मोटे होते हैं वो भी हमें ध्यान नहीं रहता है। तो आप एक बार ल्यूसेंट पढ़ लें तो ल्यूसेंट से आपका वो कवर हो जाएगा बेसिक। बाद में अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस आप अगर प्रीवियस देखते हैं तो उसके लिए घटना चक्र का इस्तेमाल करें, या फिर कोई भी एक सॉल्व जो सीरीज आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप उसको देख लें। तो मेरा यही दो सोर्स था, मैंने इसके अलावा और बाकी किसी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे तो ज्योग्राफी बहुत बेसिक आता है बीपीएससी में, बट फिर भी मैं जी ज्योग्राफी के लिए भी जानना चाहूंगा आपने कौन कौन से सोर्सेज को प्रेफर किया। हाँ, तो जैसे मैंने हिस्ट्री, करंट और साइंस कवर कर लिया है, मैं आपको ज्योग्राफी का बताता हूँ, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बताता हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने क्या किया, वहां पे आप बीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब कि जो फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊंचा डैम कहाँ पे है, या फिर सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ पे है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए अगेन मैंने जो ल्यूसेंट की जीके बुक आती है वहां से वो सब एक बार रीडिंग लगा लिया था। और उसके अलावा मैप बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं, और बिहार राज्य के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बिहार स्पेसिफिक कि आपका वाटर सोर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, या फिर कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो इन सब के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर और जो हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है यूट्यूब पे मैं थोड़ा देख लेता था। तो ऐसे मिसेलेनियस सोर्सेज थे, कोई बुक पर्टिकुलर नहीं था मेरा ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अलग तरह के पूछे जाते हैं इसमें। पॉलिटी के लिए मैंने अगेन बेसिक लक्ष्मीकांत की रीडिंग की थी, बट लक्ष्मीकांत आई थिंक बेसिकली सफाइज नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अलग आते हैं इसमें। मतलब फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो आप इसके लिए मैं बोलूंगा आप करंट अफेयर्स प्लस बिहार के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स के माध्यम से कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो बेसिकली वो पॉलिटी प्लस फैक्चुअल रहता है। तो और इवन अगर आप बेसिक रीडिंग लगा लेते हैं पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो गया, या फिर प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शन बॉडीज हो गए, तो वो सब आप कवर कर सकते हैं। तो सिंस क्वेश्चन कम आते हैं, 10 मार्क्स के आसपास आता है पॉलिटी का, इकोनॉमी का भी 10 मार्क्स आता है, एंड ज्योग्राफी रहता है, तो इनका वेटेज कम होता है। ज्यादा आप एफर्ट डालने की कोशिश कर सकते हैं हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, जो कि सबसे मेजर वेटेज होता है, ऑलमोस्ट 150 में 90 मार्क्स इससे आते हैं। एंड और इकोनॉमिक्स से मैंने बेसिकली इकोनॉमिक्स सर्वे का इस्तेमाल किया था। इकोनॉमिक्स सर्वे के जो फैक्ट्स होते हैं, मतलब आपका फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज क्या है, या फिर डेट रेशियो क्या है, तो वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं फैक्चुअल। तो इवन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, एमएमआर क्या, आपको जो राज्य का, अपने राज्य विशेष जो भी फैक्ट्स होते हैं वो एक चार्ट बना हुआ रहता है लास्ट पे, आप उसको रेफर कर सकते हैं लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का। तो मेरे ये सब कुछ सोर्सेस थे। इवन उसमें फॉर एग्जाम्पल कितना फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर कितना है, वो सब परसेंटेज डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का मैं कहूंगा कि आपको कोई बहुत ही ज्यादा बुक्स बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें, आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं।
और मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही जीएस पेपर के लिए, और ऑप्शनल को कैसे आपने चूज करा कि यही ऑप्शनल मेरे लिए बेस्ट है और इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ? जी। तो ये ऑप्शनल सिलेक्शन का तो एक बहुत ही कठिन प्रश्न रहता है इवन, क्योंकि मुझे याद है जब प्रीलिम्स मैंने दिया, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस की तैयारी जब शुरू की तो अगेन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करीब 4-5 महीने का समय था, उसके बीच में ऑप्शनल चूज करना और पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल रहा। तो मेंस और ऑप्शनल की तैयारी मैंने ऐसे ही की थी कि मेरे पास समय बहुत कम था, मैं उस समय वापस क्योंकि फुल टाइम जॉब कर रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे आसान ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मैंने उनको चॉक आउट किया। तो पहले मेरा रुझान अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैथ्स का गया, बट उसके जो सिलेबस था मुझे थोड़ा सा वास्ट लगा और मेरी टच चली गई थी उन सब्जेक्ट से, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए थे मुझे पढ़े हुए कॉलेज से। तो फिर मेरी सिस्टर थी एक, तो वो तैयारी कर रही थी, तो उनसे मैंने सजेशन लिया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब देख सकते हैं। तो मैंने उनका एक हेल्प लिया। तो पॉलिटिकल साइंस के उनके कुछ नोट्स थे, कुछ उनके पास मटेरियल्स था, तो वो मैंने पढ़े, मुझे इंटरेस्टिंग लगे। इवन उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप स्लीपी क्लासेस के वीडियोस देखें, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप स्लीपिंग क्लासेस में सोशियोलॉजी के वीडियोस है, तो मैं ऑफिस से आते वक्त, मुझे अभी भी याद है, मैं ऑफिस से आते वक्त आराम से डाउनलोड करके सुनता था, मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा वो, मतलब उनके जो सर पढ़ाते थे और जो उनके व्यू पॉइंट्स थे वो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो मैं सोचा कि चलो करते हैं। फिर इसमें भी एक परेशानी ये आई ऑप्शनल में कि जो यूपीएससी का सिलेबस है और जो स्टेट पीसीएस में, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि 50% मैच करता है, 50% मैच नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा कि सोर्सेस कहाँ कहाँ अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट सोर्स लगा कि इग्नू का जो हमारा मटेरियल है, उसमें आपको ये सब टॉपिक्स में भी आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, बट मिल जाते हैं। आपके जो भी अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें बीए और एमए दोनों मिला के आपको मिल जाते हैं। तो मैंने वहां से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बार बार पूछे जाते हैं उन पे मैंने अपने थोड़ा गूगल करके, या फिर जो कॉन्टेम्पररी टॉपिक्स हैं जिन पे लिटरेसी हो गया, हंगर हो गए, जेंडर इश्यूज हो गए, या फिर आप रिलीजन कास्ट बेस्ड इश्यूज हो गए, जो कॉन्टेम्पररी टॉपिक्स है उन पे मैंने अपने नोट्स बनाए। और जो स्टैटिक्स था वो मैंने स्लीपी क्लासेस के नोट्स, उनके वीडियोस और इग्नू मटेरियल का इस्तेमाल किया। और क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं की, और मैंने नितिन सांगवान सर की एक बुक आती है उसका मैंने यूज किया था टॉप नोट्स बनाने के लिए। तो मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी यही रही कि मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया, उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो मैं तुरंत फिर वो सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैंने फिर ज्यादा इधर उधर आई डेंट स्वे अराउंड, तो मैंने एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट चूज किया, उसी में अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की। जीएस पेपर को लेकर तो आपको ऐसा कोई हाँ। परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि आपका जी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, और जी। आपने जो तो सोर्सेज बताए प्रीलिम्स के, तो जी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जीएस पेपर थोड़ा इजी रहा होगा प्रिपेयर करना। जी। जीएस में एक्चुअली यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहता है, और फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहता है, इसमें 36 एंड 38 मार्क्स का रहते हैं। तो आपको पूरे पेपर में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो और 32 पेजेस होते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन में मिनिमम 4 पेजेस आपको, लाइक यू हैव टू डिवोट दैट मच स्पेस टू इट। तो 4 पेज के हिसाब से आपको कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कभी कभी टू द पॉइंट रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास वो कंटेंट ना हो। तो इसमें जीएस में मैंने क्या किया कि जीएस 1 और जीएस 2 दो पेपर होते हैं। तो जीएस 1 में 3 सेक्शंस हैं। जीएस 1 का पहला सेक्शन है हिस्ट्री का, जीएस 1 का सेकंड सेक्शन है करंट अफेयर्स, थर्ड सेक्शन स्टैटिस्टिक्स का है। और लाइकवाइज जीएस 2 में पहला सेक्शन पॉलिटी का है, जीएस 2 में सेकंड सेक्शन है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, और जीएस सेकंड का थर्ड सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो जो जीएस 1 पेपर है वो ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि आपका 10th 12th का जो भी बेसिक मैथ्स है उसी के आसपास या उसी के लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, डीआई के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस रहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उनको अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं, थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, उनको प्रैक्टिस करें। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक मीन, मीडियन, मोड, एवरेज कैसे निकाला जाता है, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, आप वो कर लें। वो कम समय लगता है और आप 1-2 दिन के अंदर उसमें अपना पकड़ बना सकते हैं। तो बाकी जो और अदर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या है कि एक तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि कुछ
ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और चांसेस इनके हाईली रिपीट होने के। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैंने लिस्ट किए। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूँ तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मौर्य कला, मॉडर्न आर्ट, पाल कला एंड पटना किलम, इवन ट्राइबल मूवमेंट्स, पर्सनालिटीज पे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल गांधी जी की जो फिलोसफी है और आइडियोलॉजी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो ऐसे कुछ रिपीटिंग थीम्स को मैंने नोट डाउन किया, उन पे अपने स्पेसिफिक नोट्स बनाए। और ऐसे अगर आप कर लेते हैं सारे सेक्शंस में तो वो आपको एडवांटेज मिलता है। GS1 में जो आखिरी सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का है, तो ये थोड़ा सा डाइसी हो जाता है क्योंकि हमारे टाइम पे जो पेपर आया था वो 4 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और सारे 38 मार्क्स के होते हैं। तो उसमें से क्या हुआ था कि मुझे सिर्फ 2 ही आते थे 4 में से। तो और मुझे लगा कि ये पेपर बहुत ही खराब जाएगा मेरा, बट बाहर आके मालूम चला कि सबके साथ हुआ था, क्योंकि बहुत ही आप कह सकते हैं अनकन्वेंशनल टॉपिक्स पूछे गए थे। तो कभी कभी हो सकता है ऐसा, तो आप परेशान ना हो। अगर आपके साथ आपने तैयारी ठीक से की है तो जो टफ रहेगा वो सबके लिए रहेगा। और इसके लिए मैंने क्या किया था, एक विजन IAS के मंथली मैगजीन जो उनका मेंस 365 आता है, तो उसके करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस वो ज्यादा पूछते हैं इंडिया को जो इम्पैक्ट करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, उनके संदर्भ में मैंने थोड़ी तैयारी कर ली थी। और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब थोड़ा मैंने तैयार कर रखा था GS1 के लिए। और GS2 की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें सर, तो GS2 में पॉलिटी का अगेन स्टैंडर्ड सोर्सेज है। लक्ष्मीकांत की आप से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं यही कहना चाहूंगा बार बार, क्योंकि कुछ आप अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर के आप 7-8 साल के क्वेश्चंस निकाल लें, आपको लगेगा कि कुछ थीम्स बार बार रिपीट होती है। तो उन थीम्स पे अपना एक अच्छा पकड़ बना लें, या फिर आप कह सकते हैं कि उन थीम्स पे अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उन्हीं को रिवाइज करें। फॉर एग्जांपल GS2 में भी पॉलिटी सेक्शन में गवर्नर, इलेक्शन बॉडीज और पॉलिटिकल पार्टीज में जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, कास्ट का इम्पैक्ट क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो और उनका इम्पैक्ट क्या है आपके स्टेट पे, तो आप ऐसे नोट्स बना लें। GS2 में जो सेकंड सेक्शन है इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, तो इसमें अगेन स्टेट स्पेसिफिक ज्यादा रहता है कि स्टेट में जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है तो इनका क्या इम्पैक्ट है, या फिर कोई नया इकोनॉमिक स्कीम आया तो इससे क्या लाभ है। तो आप ऐसी चीजों को इकोनॉमिक सर्वे या फिर कोई मैगजीन से आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप गूगल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है की टॉपिक से कर सकते हैं। और आखिरी सेक्शन जो बच गया वो GS2 का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसमें भी अगेन मैं बोलूंगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पे क्वेश्चंस रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, या इवन हमारा जो स्पेस साइंस में जो भी नया मिशन है, इसरो के द्वारा जो भी नया मिशन लॉन्च किया जाता है उसमें जो भी नए डेवलपमेंट्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा वेटेज रहता है। उनका इम्पैक्ट 2-3 की मतलब एरियाज में हो पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लें, उनके पॉइंटर्स रेडी रखें, और आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि मेन इसमें फोकस करना है GS पेपर में कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि पढ़ने को काफी रहता है। बट अगर आप, क्योंकि जैसे मैंने आप बताया कि मेरी तैयारी 3 से 4 महीने में हुई, तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं था कि मैं ज्यादा पढ़ पाऊँ। तो मैं सिर्फ बेसिक रीडिंग करके मैंने गूगल और जो भी अदर सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके अपने नोट्स बनाए, और आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की कि मैं 3 घंटे में लिख पाऊँ, क्योंकि वो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं रहता है वो लिखने का। अच्छी बात ये रही कि आपने कोविड-19 में स्टार्ट करा, मतलब आपदा को अवसर में बदला। और मेरा एक जी क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे अब 67 बीपीएससी का जो पेपर है वो रीशेड्यूल्ड होगा, कैंसिल हो गया था पीछे। जी तो जी उसके लिए जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं और जो भी आपका सेशन देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मोटिवेशनल मंत्रा देंगे? आपने जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया, कंसिस्टेंसी बनाई रखी, तो उनके लिए आप कुछ बताइए कि क्या कुछ वो कर सकते हैं, किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं? जी। तो जैसे कि मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि ये अगर कोई एग्जाम कैंसिल हुआ है तो ये आपके भलाई के लिए ही। क्योंकि अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं कि एग्जाम फेयर नहीं था, तो हो सकता है कि फिर से री एग्जाम हो जो कि फेयर हो, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप निराश ना हो।
और 67 बीपीएससी में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ऑलरेडी तैयारी अगर कर रखी है, बेसिक रीडिंग कर रखी है, और जो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 2 3 4 महीनों में, उन पे थोड़ा नजर बनाए रखें। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मेंस आंसर राइटिंग और मेंस के कुछ कुछ टॉपिक्स पे आप कवर कर सकते हैं, या अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है तो आप ऑप्शनल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स हो जाने के बाद मेंस के बीच में कर पाना मुश्किल है। मैंने क्योंकि बहुत ही, आप कह सकते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाया, मतलब मैंने डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब पे नोट्स बनाए थे। हालांकि अगर आपके पास टाइम है और आपको लगती है आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप 2 3 की एरियाज, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर्स डायनामिक है और ज्यादा वेटेज है। बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल बिहार के हिस्ट्री और स्टेट में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो इनके लिए आप जो भी नोट्स होते हैं, या फिर मैं कहूँगा कोचिंग के मटेरियल्स रहते हैं, या फिर जो मंथली मैगजीन आती है, आप उनको रेफर कर सकते हैं एग्जाम से 1 महीने पहले। उन पे ज्यादा समय ना दें, क्योंकि वो हमेशा अपडेट होता रहता है, हमेशा वो चेंज होते रहता है। तो आपको अगर एग्जाम एक बार पता चल जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जाम सितंबर में होने वाले या अक्टूबर में होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 महीने पहले उन सब टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। उससे पहले अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप ऑप्शनल और जीएस के कुछ नोट्स अपने बना कर रखें। ज्यादा ज्यादा भी नहीं तो कम से कम बेसिक रीडिंग बना कर रखें। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाना थोड़ा यहाँ पे की हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बेसिक में सबसे बड़ी बात यह है ना, यहाँ पे ऑप्शन ई आता है। तो जहाँ पे चार चार की जगह पे 5 ऑप्शन होते हैं, जहाँ ऑप्शन ई आता है, वहां पे नन ऑफ द अबव, हाँ, और एनी वन देन ऑफ द अबव हो सकता है, मोर देन वन ऑफ द अबव हो एग्जैक्टली। सकता है। तो वो सबसे मुझे लगा ना सबसे डाइसी एरिया है, क्योंकि उसकी तैयारी कोई नहीं करता है। और अगर आप देखेंगे तो हर साल 150 क्वेश्चंस में से 10 15 क्वेश्चंस ऑप्शन ई के रहते हैं, जहाँ पे इस तरह के, तो आप उनको प्रैक्टिस करें, टेस्ट प्रैक्टिस करें अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है। तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, इस पे ज्यादा फोकस करें। प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप मेंस आंसर राइटिंग और तो अपने पैरेलली अपने ऑप्शनल पे तैयार कर सकते हैं। राइट। तो मतलब टाइम कंसिस्टेंसी किस तरह से, मतलब एक दिन में आप कितना टाइम निकालते थे? जैसे एस्पिरेंट्स को रहता है कि हम एक दिन में कितना पढ़ें, आप तो जॉब भी साथ साथ कर रहे थे, तो उसको लेकर आप किस तरह से मैनेज करते थे? तो एक दिन में कितना टाइम मैं होना तो चाहिए? सर, मैं अगर बताऊं फ्रैंकली, तो मैक्सिमम मैं एक दिन में 3 से 4 घंटे ही पढ़ पाता था, उससे ज्यादा मुझे समय नहीं मिलता था। तो मैं सुबह क्या करता था, ऑफिस जाते वक्त मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ जाता था। तो मेरा आधा घंटे का 40 मिनट्स का ट्रैवल टाइम रहता था मॉर्निंग में, तो मैं वो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स यूज करता था न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। और अगेन ऑफिस से आते वक्त शाम में मैं यूजुअली यूट्यूब पे क्या होता था कि मैं ना कुछ वीडियोस डाउनलोड कर लेता था, फॉर एग्जांपल सोशलॉजी के वीडियोस हो गए, या फिर करंट अफेयर से कुछ वीडियोस हो गए, तो वो डाउनलोड करके मैं उनको सुनता था, रिवीजन करता था उनकी। तो मेरा ट्रैवल में ऐसे ही, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं ऐसे कवर करता था। घर आने के बाद हार्डली 3 से 4 घंटे आपको मिलता है, क्योंकि आप आने के बाद फिर अगेन आपको रेस्ट भी करना है, आपको फ्रेश भी होना है, तो सब चीज करने के बाद 3 से 4 घंटे मैक्सिमम मिलते हैं। तो उसमें मैं अपने कोर टॉपिक्स उठाता था, फॉर एग्जांपल जीएस के कोई टॉपिक्स उठाया, उनकी नोट्स बनाए। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट जो आपके नोट्स बन जाते हैं, आप उन्हीं का रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, और उन्हीं पॉइंट्स को दोहराएंगे, तो आपकी जो फाइनल आंसर निकल करके आता है, तो उसमें अच्छा कंटेंट नजर आता है, और आप उस नोट्स को इनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलते हैं आपको, या फिर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, उनको बार बार इनहांस कीजिए। तो अपनी नोट्स बनाते रहिए और उनको इनहांस करते रहिए। जैसे जैसे आपको उस पर समझ बनती है, आपके कुछ कुछ नए थॉट्स आते हैं, नया डायमेंशन आप एक्सप्लोर करते हैं, तो आप उनको ऐड करते हैं। तो मैं ऐसा कोई कोर टॉपिक उठाता था, मैं उनको पढ़ाई करता था। मैंने ऑलमोस्ट 2 3 महीने ऑप्शनल को ही दिए थे। तो मेरा समय सबसे ज्यादा वहां चला गया। 67 बीपीएससी के लिए स्लीपी क्लासेस भी बेसिकली इनिशिएटिव लेकर आया था, और हमारा सेकंड जी। चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब। तो उसमें हमने घटना चक्कर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया था, क्योंकि घटना चक्कर एक ऐसा सोर्स है, जैसे कि आपने भी बताया,
कि जहाँ पर हमें बेस्ट कंपाइलेशन मिल जाता है। और जी जैसे आपने बताया कि अब 67 बीपीएससी जो रीशेड्यूल्ड होगा उसके लिए मतलब हम लोगों को पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। तो अब बच्चे जो तैयारी करना छोड़ देते हैं और देखते हैं कि जब एग्जाम होगा तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहूंगा जाते जाते फिर से आप एक बार उनके लिए ये अपना बताइए कि उनको प्रॉपर एक टाइम मिला है और उस टाइम को वो यूटिलाइज करें, ना कि ये सोचें कि पेपर जब होगा तब के तब देखा जाएगा। जी, ये तो एक समस्या रही है स्टूडेंट्स के साथ। इवन मैंने भी फेस किया है कि जब आपको एग्जाम पास आते हैं तभी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हालांकि आई थिंक दैट मेक्स द डिफरेंस एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अदर पीपल। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि आप ये सोचे कि ये कंपटीशन ह्यूज कंपटीशन है। ऑलमोस्ट जहाँ पे मैं बीपीएससी की बात करूं तो 6.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए और सिलेक्शन और 20,000 का होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल गेट एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। आपको अपने, हाँ मतलब ये एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। आप टेस्ट सीरीज लगाएं। आप बार बार क्या करें कि अपने जो क्वेश्चंस आपने आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को एक ही चीज को बार बार पढ़ने में बोरियत होती है, तो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। एक बार पढ़ लिया तो हाँ मैंने पढ़ लिया है करके वो छोड़ देते हैं। तो आप, अगर ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप उस टॉपिक पे क्वेश्चंस लगातार बनाते रहें, एमसीक्यूज बनाते रहें। क्योंकि एमसीक्यू बनाने से क्या होता है कि आपको आपका ना एक टच बना रहता है उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से। तो आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेली एमसीक्यूज बनाएं या फिर एक, क्योंकि 150 क्वेश्चंस है तो आप वीक में एक या दो तीन टेस्ट भी दे देंगे तो आपका टच बना रहेगा। और जब जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। घटना चक्र को रिवाइज करते रहें, क्योंकि घटना चक्र एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे खासकर हिस्ट्री और साइंस के लिए यहाँ के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने के साथ साथ अगर आपका वो पढ़ा हुआ है तो आप सही करें करके आएंगे। तो घटना चक्र को बार बार रिवाइज करें और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें, उसे छोड़ें ना। टेस्ट सीरीज आप कौन सा प्रेफर करेंगे? टेस्ट सीरीज मैंने क्या किया था, ऑनलाइन मैंने एक दो मॉक टेस्ट दिए थे और उनके अलावा मैंने एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो एडुटेरिया की एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, उसमें कुछ सेट क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब सेट प्रैक्टिस के पेपर्स रहते हैं, तो उनको मैंने बनाया था। उनके अलावा उनकी एक टेस्ट सीरीज भी आती है। तो क्योंकि अगेन मैं बैंगलोर आ गया था, तो उनका ऑफलाइन पटना में ही होता है, तो मैं वो दे नहीं सकता था। तो मैं उनके पीडीएफ देख लेता था, मैं उनसे मतलब उनके टेलीग्राम ग्रुप पे वो सब आ जाते थे, तो मैं उनका पीडीएफ चेक कर लेता था या फिर अपने से अटेम्प्ट करता था घर पे। तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इंटरनेट को, गूगल को, यूट्यूब को, टेलीग्राम को, इन सबको अपना वेपन बनाएं, इनका अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल है। आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ट्राई टू मैक्सिमम यूटिलाइज देम। और मैं तो कहूंगा कि अगर क्वेश्चंस आपको नहीं भी मिलते हैं तो आप वापस घटना चक्र को ही रिवाइज करें या फिर उन्हीं के क्वेश्चंस बनाएं, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांसेस और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स आपकी इस स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन और की जर्नी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एक वेटेज रहेगा, एक एज रहेगा पेपर निकालने में। तो थैंक यू सो मच मयंक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके। थैंक यू अमित। थैंक यू अंकित, सॉरी।